नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के पार्ट 2 में आपका स्वागत। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कंपनी ने अपनी शासन व्यवस्था कायम करने के लिए गांव में नई नीतियों को लागू किया। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह स्थायी बंदोबस्त लागू किया, परंतु राजस्व में घाटा पड़ने व अन्य समस्याएं आने की वजह से माहवारी राजस्व व्यवस्था भी शुरू की। तो बच्चों, जब अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे काबिज हो रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्र को हम ना केवल राजस्व प्रदान करने के लिए बल्कि यूरोप की जरूरतों के हिसाब से यहां फसलें भी पैदा कर सकते हैं। अब ये विचार भी उनके मन में आने लगा और 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया और लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। तो ये भी एक अंग्रेजों की नीति का हिस्सा था कि वो गांव में अपने यूरोप की जरूरतों के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से किसानों को फसलें करने पर मजबूर करने लगे। प्यारे बच्चों, उन दिनों भारतीय नील की बहुत ज्यादा मांग थी। नील, नीला रंग जो कपड़े की रंगाई में काम आता था, कपड़ों के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए जो छापे बनते हैं उन्हें बनाने में काम आता था। तो ये इतनी मांग क्यों थी, पहले नील के बारे में समझेंगे। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। 13वीं सदी सन 1300 के आसपास, जब तक विदेशी आक्रांता भी यहां पर नहीं आए थे और कंपनी भी यहां तक नहीं पहुंची थी, तब जो भारतीय व्यापार था उसमें नील एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। भारतीय नील की थोड़ी बहुत मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत बहुत ऊंची होती थी। हालांकि अब आप समझिएगा इस बात को, हालांकि यूरोपीय बाजारों में एक वोड नामक एक पौधा था, वहां से भी नीले रंग का कोई पदार्थ निकलता था जो बैंगनी और नीले रंग का होता था, जो शीतोष्ण के क्षेत्रों में उगता था, वो यूरोप में आसानी से मिल जाता था। परंतु नील के साथ यदि प्रतिस्पर्धा होती तो नील को लोग अधिक पसंद करते थे, क्योंकि जो वोड से जो नीला रंग प्राप्त होता था वो डल होता था, थोड़ा फीका होता था, परंतु जो भारतीय नील था उसका रंग बड़ा ही उभर के सामने आता था, तो इसलिए लोग ज्यादातर उसे पसंद करते थे। यहां पे लिखा भी गया है कि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। नील के आयात पर पाबंदी भी लगाई गई थी यूरोप में, परंतु वहां के जो व्यापारी थे, जो कपड़ा उद्योग के मालिक थे, उन्होंने सरकार को मना लिया था कि वो उस प्रतिबंध को हटा दें। कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे थे और अमेरिका के भी बहुत सारे भाग में नील के बागान सामने आ गए थे। तो बच्चों, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बहुत बढ़ गई थी। कारण यह था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था, उनके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था, कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी और नील की मांग बढ़ी। उधर वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील आता था उसकी आपूर्ति कई कारणों से बंद हो गई, तो दुनिया में नील का उत्पादन भी लगभग आधा रह गया और ब्रिटेन में नील की भारी मांग बढ़ गई। अब आप सोचिए, ब्रिटेन जिसका एक उपनिवेश भारत है, भारत में जो जलवायु थी वो भी नील की खेती के लिए अच्छी थी, तो एकदम से अंग्रेजों के मन में क्या आया होगा, नील कहां से लाए। उन्होंने सोचा कि नील को भारत में पैदा किया जाए। अब क्योंकि कंपनी के पास काफी अधिकार हो गए थे, कंपनी ने काफी इलाकों की दीवानी हासिल कर ली थी, कंपनी का शासन धीरे धीरे भारत में फैल रहा था, उनका सिक्का गांव में चलता था, तो यहां से एक आंकड़ा दिया गया है, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। ये कौन फैला रहा था? अंग्रेज। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया और आप एक आंकड़ा देखिए कि 1788 में ब्रिटेन में आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, परंतु 1810 में मात्र 22 वर्षों में ही यह हिस्सा 95% हो चुका था। मतलब जो ब्रिटेन में नील जाता था उसमें से 100 में से 95% भारत से जाता था। अब भारत में नील पैदा करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया, किस तरह के जुल्म ढाए। बहुत सारे अंग्रेज अपने इलाके से भारत की ओर आए,
स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से लोग भारत आए, यहाँ पर आकर उन्होंने नील के बागान लगा लिए नील की पैदावार के लिए जिनके पास पैसा नहीं था और संसाधन नहीं थे, उनको कंपनी नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। मतलब भारतीयों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। अब नील की खेती को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने दो तरीके निकाले। दो मुख्य तरीके थे, एक था निज और दूसरा था रायती। निज मतलब निजी, अपनी, और रायती मतलब रियायत पे ली गई, मतलब खेतीबाड़ी के लिए लीज पर, जैसे हम कहते हैं लीज पर ली गई भूमि। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन को भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर खेती करते थे। अब निज खेती की समस्याएं क्या थी? निज खेती में क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि छोटे छोटे खेत थे जो उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती थी, तो अब वो कहाँ से लेंगे जमीन? फिर वो पट्टे पर लेते थे और वहाँ केवल फैक्ट्रियाँ लगती थी, किसानों को हटाना पड़ता था। इससे टकराव और तनाव का माहौल भी बन जाता था और मजदूरों का इंतजाम करना भी कोई आसान काम नहीं होता था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी और मजदूर चाहिए भी उस समय जब धान की खेती होती थी, तो मजदूर ज़्यादातर धान की खेती में व्यस्त होते थे। इसमें बहुत ज़्यादा हल बैलों की आवश्यकता होती थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि नील की खेती निज अपनी खेती पे करना, अपने खेतों में करना कोई आसान काम नहीं था। अधिक मजदूर चाहिए, अधिक बैल चाहिए। यहाँ पे उसने एक उदाहरण भी दिया है कि 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने 2000 बैलों की जोड़ियों को रखना और उनके खाने पीने का इंतजाम करना। तो ये समस्या निज खेती में आ रही थी। अब दूसरी व्यवस्था थी रायती। बच्चों, दूसरी जो रायती व्यवस्था थी, रायत कहते हैं किसानों को। जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे उनके साथ एक अनुबंध किया जाता था। सट्टा, जिसे हम सट्टा कह लें, अनुबंध कह लें, बॉन्ड कह लें, कॉन्ट्रैक्ट कह लें, तो वो किया जाता था। उसमें क्या किया जाता है, जो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था और उनसे ये लिखवाया जाता था कि आप पूरी भूमि के कम से कम 25% हिस्से पर नील की खेती करेंगे। और मालिक क्या करेगा, बीज उपलब्ध करवाएगा, उपकरण उपलब्ध करवाएगा, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोने और फसल की देखभाल का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। तो ये एक रायती व्यवस्था थी जिसमें जिनकी जमीन है उनको ही प्रोत्साहित किया गया कि आप अपने खेतों में नील की खेती करें। और जब कटाई हो जाती थी तो उसके बाद फसल बागान मालिक को दोबारा सौंप दी जाती थी और रायत को नया कर्जा मिल जाता था और यही चक्कर दोबारा दोबारा दोहराया जाता था। अब आपको ऐसा लगेगा कि किसानों के तो दिन बदल गए, वो तो खुशहाली के दिन आ गए, परंतु शुरू में जो किसान इन कर्जों के प्रति बहुत आकर्षित हुए वो जल्दी ही समझ गए कि ये व्यवस्था बहुत कठोर है, नील की जो उन्हें कीमत मिलती है वो बहुत कम है और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। और बागान मालिक ये चाहते थे कि किसान अपनी सबसे बेहतरीन जमीन के ऊपर, सबसे उपजाऊ जमीन के ऊपर ये काम करें, परंतु जो नील की खेती थी वो जमीन को बंजर बना रही थी, जिससे किसानों को अन्य किस्म की समस्याएं आ रही थी। क्योंकि नील की खेती बहुत ही उपजाऊ जमीन पर होती थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, मिट्टी की सारी ताकत ये खींच लेती है। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती, ये समस्या किसानों को आ रही थी। प्यारे बच्चों, जब किसानों को अपनी दुर्दशा का भान हो गया, उन्हें एहसास हो गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो सन 1859 में बंगाल में हजारों रैतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया और ये आंदोलन हिंसक होने लगे। इसमें जो रैयत थे उन्हें गांव के मुखियाओं और जमींदारों का समर्थन भी मिलने लगा, क्योंकि साइन इनके करवाए गए थे, अनुबंध पर इनके द्वारा ही जबरन हस्ताक्षर करवाए जाते थे। तो इन्हें ऐसा लगा कि हमें अब अपने किसानों का साथ देना चाहिए। और इससे पहले सन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा विद्रोह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुआ था, तो अब अंग्रेज भी इतने बड़े आंदोलन को सहन करने की स्थिति में नहीं थे। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे इन लोगों को थोड़ा सा, इस आंदोलन को सभी लोगों का साथ मिलने लगा। कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी इन आंदोलनों के साथ जुड़ गए और इस बगावत से परेशान होकर सरकार ने
सेना भी बुलाई, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक आयोग बना दिया और इस आयोग ने जब अध्ययन किया तो ये पाया कि असल दोषी बागान मालिक हैं। उनकी उन्होंने जबरदस्त आलोचना की, परंतु साथ ही रैयतों को ये कहा कि चलो आप अपना पुराना अनुबंध पूरा कर लें और आगे चाहें तो खेती ना करें। और इससे क्या हुआ, पूरा जो नील व्यवसाय था वो यहाँ पे धराशायी हो गया। और इसी दौरान 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंग मतलब आर्टिफिशियल रंगों का निर्माण उद्योगों के माध्यम से होने लगा। इससे ये जो नील का पूरा व्यवसाय था इसको काफ़ी फर्क पड़ा। और इसी दौरान हमारे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया था। और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी और यहीं से भारत को एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी भी मिला। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। कार्यपत्र को हल करिएगा, खूब दोहराइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।